हेलो फ्रेंड्स, आज मैं दिल्ली डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट हुए टेक्नीशियन 3 के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत जो दिल्ली डिवीज़न आते हैं उसके अंतर्गत टेक्नीशियन 3 पोस्ट के लिए कराए गए थे। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो यह 13 फरवरी 2021 को ये पेपर कंडक्ट कराए गए थे। अगर बात करें तो इस पेपर को 25% इंटरमीडिएट कोटा के अंतर्गत ये पेपर कंडक्ट हुआ था। और अगर बात करें इसमें प्रश्न की तो टोटल इस पेपर के अंतर्गत कैंडिडेट को 110 प्रश्न टोटल पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय रखा गया था और इसके लिए टोटल मार्क्स 100 रखे गए थे। साथ ही साथ इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, वेयर इज लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन, मीन्स सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, वो यहाँ पर पूछे गए थे। तो सबसे लंबे प्लेटफॉर्म की अगर बात करें यहाँ पर तो अभी करेंटली उस समय जो प्रश्न था उसके हिसाब से गोरखपुर सही था, लेकिन वर्तमान में अगर चले तो वर्तमान में 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नए प्लेटफॉर्म जो कि हुबली रेलवे जंक्शन है, स्टेशन है, उसको नए वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन के नाम से इनॉग्रेट किया गया है, जो कि साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो हुबली डिवीज़न आते हैं उसके अंतर्गत यह हुबली स्टेशन आता है। तो यहाँ पर नए अगर बात करें तो नए के अनुसार हुबली नए प्लेटफॉर्म हो जाएगा, जिसकी लेंथ की अगर बात करें तो 1507 मीटर्स इसका लेंथ है इस प्लेटफॉर्म की। तो करेंटली अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप हुबली रेलवे स्टेशन का उत्तर दें, क्योंकि भी वर्तमान में सबसे वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे स्टेशन हो गए हैं। जबकि सेकेंड जो स्थान पर अगर बात करें तो गोरखपुर इसका स्थान लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत कुल कितने डिवीज़न है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो नॉर्दर्न डिवीज़न के अंतर्गत अगर टोटल डिवीज़न की अगर बात करें तो टोटल 5 रेलवे डिवीज़न आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें हमारा पहले नंबर पर हमारा दिल्ली डिवीज़न आता है। सेकेंड नंबर पर जो दूसरा डिवीज़न है फिरोजपुर। तीसरे डिवीज़न की अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा अंबाला। चौथे डिवीज़न की अगर बात करें तो नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत लखनऊ डिवीज़न आते हैं। और 5वें की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत मुरादाबाद जो रेलवे डिवीज़न है वो आते हैं। टोटल यह मिलकर 05 की संख्या में बनाते हैं। इस प्रकार टोटल नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत टोटल 5 डिवीज़न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो हु इज हेड ऑफ अ डिवीज़न इन इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे के अंतर्गत जो डिवीजन्स होते हैं, मीन्स जो एक जोन के अंतर्गत कई सारे डिवीजन्स होते हैं, प्रत्येक डिवीजन्स का एक जो हेड किया जाता है वो DRM के द्वारा किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डिविजनल रेलवे मैनेजर्स, जो कि डायरेक्ट रूप से उस जोन के जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, DRM यानी डिविजनल रेलवे मैनेजर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिविलेज पासेस गिवन टू ऑफिसर्स, मीन्स अधिकारी को दिए जाने वाले प्रिविलेज पास की संख्या पूछा गया है, जो कि पर ईयर दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑफिसर्स को पास के लिए, प्रिविलेज पास के लिए, तो जो ग्रुप A एंड B के जो ऑफिसर्स होते हैं उसको पर ईयर 6 सेट पास इशू किए जाते हैं पर ईयर। जबकि जो ग्रुप C एंड D के एम्प्लॉयज़ के केस में यह रूल लागू नहीं होते हैं, उसको 1 से लेकर
5 ईयर्स के दौरान केवल 1 सेट पास दिया जाता है, जबकि आफ्टर 5 ईयर्स के यानी 5 ईयर्स के बाद उसको 3 सेट पास इशू किए जाते हैं। जबकि पीटीओ के कंडीशन में यानी प्रिविलेज टिकट ऑर्डर के कंडीशन में दोनों की नंबर सेम होते हैं। 4 सेट प्रिविलेज टिकट ऑर्डर दिया जाता है पर ईयर्स, चाहे वो ग्रुप ए और बी के ऑफिसर्स हो या ग्रुप सी और डी के एम्प्लॉयज हो। यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शंस की तो 6 सेट पास पर ईयर, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं फुल फॉर्म ऑफ पीटीओ, यानी पीटीओ का पूर्ण रूप क्या होता है, तो वो होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। और इस यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें तो यह 4 सेट पीटीओज पर ईयर दिया जाता है। ग्रुप ए, बी, सी और डी चारों श्रेणियों के जो ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज होते हैं उस चारों को 4 सेट पीटीओ पर ईयर्स इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो विद इन विच पीरियड पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड। जो पीएल यानी पितृत्व अवकाश होता है जो कि एक पुरुष कर्मचारी को पिता बनने पर यह पैटर्निटी लीव का प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि अगर बात करें तो बच्चे के जन्म होने से 6 महीने के अंदर यह पीएल लीव लिया जा सकता है, जो कि 15 डेज का होता है। 15 दिन का यह पीएल प्रोवाइड करवाया जाता है और यह 2 बच्चों तक यानी 2 चिल्ड्रेन तक यह एलिजिबल होता है, यानी 2 बच्चों तक आपको पीएल प्रोवाइड करवाया जा सकता है और 6 महीने के अंदर आपको लेना अनिवार्य होता है, अदरवाइज वो लैप्स हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो इफ़ द ट्रांसफ़र इन्वॉल्व्स चेंज ऑफ स्टेशन एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू स्टेशन इज लेस देन 1000 किलोमीटर्स, हाउ मेनी डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसिबल। मिस यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर कोई कर्मचारी को स्थानांतरण स्टेशन का परिवर्तन शामिल हो और पुराने और नए स्टेशन के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर से कम हो तो वह ज्वाइनिंग टीम जो ज्वाइनिंग टाइम के समय उसको लीव प्रोवाइड करवाया जाता है वो कितने दिन के होंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें जब 1000 किलोमीटर से कम होता है तो उस केस में अगर बात करें तो इसको जो ज्वाइनिंग टाइम 10 डेज के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर वहीं 1000 से 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के रेंज के बीच अगर डिस्टेंस अगर हो तो उस केस में 12 डेज का ज्वाइनिंग टाइम लीव प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर 2000 से अधिक डिस्टेंस अगर हो तो उस कंडीशन में अगर बात करें तो 15 डेज का ज्वाइनिंग टाइम लीव प्रोवाइड करवाया जाता है। कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर अपने सर्विस को ज्वाइन करने के लिए यह टाइम प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर यह केस 2000 किलोमीटर के लिए जो 15 डेज है, अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी अगर वायु मार्ग से अगर जाता है तो वह केवल 12 दिन के लिए ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक स्पेशल केस है जिसको आप ध्यान में रखें। यहाँ पर हमसे पूछा गया था 1000 किलोमीटर से कम के लिए डिस्टेंस है, तो यहाँ पर 10 डेज इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो हु इज़ द अथॉरिटी टू ग्रांट स्टडी लीव अवार्ड। विदेश में अध्ययन अवकाश देने के लिए प्राधिकरण कौन होते हैं। तो जब भी कोई किसी को अगर बाहर जाकर स्टडी लीव करना हो यानी अध्ययन करना हो तो उस कंडीशन में रेलवे बोर्ड जो होता है वह स्टडी लीव के ग्रांटेशन की अथॉरिटी रखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर मेजर पेनाल्टी, यानी बड़ी शास्ति के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज किए जाते हैं वो कौन सा होता है। तो यहाँ मेजर पेनाल्टी के लिए अगर बात करें तो SF5 के लिए यूज किया जाता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म 5। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर अगर पूरे टोटल से स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करें तो SF1 में सस्पेंशन का प्रयोग किया जाता है। SF2 में डिम्ड सस्पेंशन यानी 48 आवर्स से अधिक अगर कस्टडी में हो तो उस केस में आपको डिम्ड सस्पेंशन करवाया जाता है। नेक्स्ट है SF3 जो कि ग्रांट ऑफ सब्सिक्वेंट अलाउंस होता है, जो कि निर्वाह भत्ता की स्वीकृति से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है SF4 रिवोकेशंस ऑफ सस्पेंशन यानी निलंबन से बहाली जो होता है निलंबन से उससे रिलेटेड होता है। जबकि SF5 मेजर पेनाल्टी होता है। SF6 की अगर बात करें तो रिफ्यूजिंग ऑफ परमिशन टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट यानी कोई भी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्शन करने से मना करना ही SF6 के अंतर्गत रखे गए हैं। SF7 की अगर बात करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर्स, SF8 अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स, जबकि SF9 को करेंटली में डिलीट कर दिए गए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। SF10 की अगर बात करें तो डिसिप्लिनरी एक्शंस इन कॉमन प्रोसीडिंग्स यानी जो सामान्य प्रक्रिया वगैरह होते हैं उसमें डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने के लिए SF10 का प्रयोग किया जाता है। जबकि SF11 में माइनर पेनाल्टी यानी छोटी शास्ति से रिलेटेड होता है। ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म को आप एक बार कंसल्ट कर ले एग्जाम हॉल में जाने से पहले, क्योंकि यहाँ से एक न एक प्रश्न अवश्य एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चले अगर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर पेनाल्टी अंडर D&AR रूल्स 1968 यानी जो D&AR रूल्स यानी डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल्स जो 1968 में आया था उसके अंतर्गत यहाँ पर बोला गया है कि नॉट द मेजर पेनाल्टी यानी इसमें से कौन सा ऑप्शंस में से मेजर पेनाल्टी यानी बड़ी शास्ति नहीं है। तो रिमूवल जो होते हैं रिमूवल फ्रॉम सर्विस वो एक तरह से मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत आते हैं। और सेकेंड जो इस पर बात करें मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत मेनली तो हमारा रिमूवल फ्रॉम सर्विस, कंपल्सरी रिटायरमेंट, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, और चौथा एक हमारा जो होता है वो रिडक्शन टू लोअर स्टेज और पे ऑफ स्केल विथ कम्युलेटिव इफेक्ट। जो कम्युलेटिव इफेक्ट लगता है हमारा विथ कम्युलेटिव इफेक्ट वो एक तरह से जो पीरियड होता है जब अगर इंक्रीमेंट आपका घटा दिया जाए तो जो वो पीरियड होता है फिर आगे जाकर आपको वो शॉर्टेज एरियर ग्रुप में नहीं प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि आपको इन टाइम तक आपको लॉसेज बर्न करने पड़ते हैं, जो कि विथ कम्युलेटिव इफेक्ट के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रिमूवल फ्रॉम सर्विस जो है वो हमारा मेजर पेनाल्टी आ जाएगा। विद होल्डिंग द इंक्रीमेंट विथ कम्युलेटिव इफेक्ट, यहाँ पर हमारा विथ कम्युलेटिव इफेक्ट आ गया है जो कि हमारा मेजर पेनाल्टी से रिलेटेड ही होगा। तो ये भी हमारा मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत आ गया जो कि ऑप्शंस में सही नहीं होगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शंस में हमारा दिया गया है विद होल्डिंग कम्युलेटिव इफेक्ट, यहाँ पर विदाउट लग गया है यानी बिना कम्युलेटिव इफेक्ट के साथ, यानी कोई भी प्रभाव आपके जो वेतन या आगे कोई भी पेंशन्स वगैरह में वो रुकावट नहीं पैदा करेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत नहीं आता है। जो हमारा ऑप्शन सी था ये हमारा माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत आता है यानी छोटी शास्ति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे, यानी जो हमारा SER का यहाँ पर हेडक्वार्टर पूछा गया है कि कहाँ पर है, यानी दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो दक्षिण पूर्व रेलवे की हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो गार्डन रिच कोलकाता में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर एक पूछे गए हैं रीजनिंग से कि व्हाट वैल्यू विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चंस मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा वो पूछा गया है। तो यहाँ पर 32, 50, 86 डैश 212 और 302 दिया गया है। तो इस कंडीशन में अगर देखिए हम अगर तो 32, 50, 86 फिर यहाँ पर हमारा डैश है फिर 212 और हमारा 302 दिया गया है। तो इस कंडीशन में अगर बात करें यहाँ पर अगर तो यहाँ पर हमारा +18 का एडिशन हो रहा है, फिर यहाँ पर हमारा +36 का एडिशन हो रहा है। फिर अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर अगर देखेंगे 212 से 302 के अंतर्गत तो यहाँ पर हमारा +90 का एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा 18 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बढ़ते हुए जा रहा है।
तो यहाँ पर अगर 86 में अगर 54 जोड़ दे और फिर 54 के अगर जब हम 72 ऐड करते हैं तो हमारा 212 आ जाता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जब 86 में अगर 54 जोड़ते हैं हम, तो 86 प्लस 54 अगर ऐड करें हम, तो यहाँ पर हमारा 140 आ जाएगा। फिर जब हम उसको 72 ऐड करेंगे तो 212 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो गैप वाले पहले से वहाँ पर हमारा 140 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है 140। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न दिए गए, इफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इन द रेशियो ऑफ 258 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट एंगल। यहाँ पर सबसे बड़े एंगल का वैल्यू पूछा गया है जब यहाँ पर 3 एंगल्स का रेशियो में फॉर्मेशन दिया गया है। तो चूँकि अगर जानते हैं आप कि तीनों एंगल्स अगर यहाँ पर हम ए, बी और सी का फॉर्मेशंस करते हैं, तो टोटल अगर हम बात करें तो तीनों एंगल को जब सम करेंगे तो हमारा 180 डिग्री का एंगल्स बनते हैं। यहाँ पर 258 के लिए हमारा दिया गया है, तीनों वैल्यू को अगर हम ऐड करेंगे यहाँ पर 852 मीन्स हमारा यहाँ पर हमारा 15 आ जाएगा, यानी 15x का वैल्यू हमारा 180 है। यहाँ पर 50 से जब 180 को डिवाइड करेंगे तो 12 हमारा x का वैल्यू निकल कर आएगा। यहाँ पर हमारा 1 एंगल का वैल्यू हमारा 12 डिग्री है, यानी 12 डिग्री है। तो इस प्रकार सबसे लार्जेस्ट एंगल हमारा 8 है, तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा निकल कर 96 डिग्री आएगा, जो कि हमारा इस ट्रायंगल का सबसे लार्जेस्ट एंगल होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर की अगर बात करें यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, इफ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड द प्रॉफिट ट्रिपल्स फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। यदि विक्रय मूल्य दोगुना हो जाता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो इस प्रश्न को अगर सॉल्व करने के लिए अगर देखें हम कि जब हमारा जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसको डबल कर दें तो प्रॉफिट हमारा 3 टाइम्स बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस को हम x कंसीडर करेंगे और सेलिंग प्राइस को हम y कंसीडर कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि जब प्रॉफिट होता है हमारा तो सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं, तब जाकर हमारा प्रॉफिट निकलता है। तो हम यहाँ पर प्रश्न के अनुसार अगर चले तो जब हम सेलिंग प्राइस को डबल करते हैं तो हम सेलिंग प्राइस हमारा y है, तो इसको हम डबल कर देंगे, फिर जाके हम यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस घटा लेंगे, जो कि हमारा बराबर निकलता है 3 टाइम्स, जो कि नॉर्मल टाइम में हमारा जो प्रॉफिट होता है जो कि हमारा y माइनस x है, उसके मुकाबले में हमारा 3 टाइम्स ज़्यादा आता है। यहाँ पर अगर रेशियो निकालना चाहे आप तो x बाई डिवाइडेड y करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1:2 के फॉर्मेशन से हमारा निकल कर आएगा। तो इस प्रकार अगर देखें हम, जो कि हमारा y का वैल्यू 2 और x का मान हमारा 1 है, यहाँ पर y के वैल्यू का 2 पुट करें हम यहाँ से ले जाकर, तो 2 माइनस यानी जो हमारा 2x हो जाएगा और माइनस x हो जाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट जो निकल कर आएगा वो हमारा x निकल कर आएगा। तो कॉस्ट प्राइस भी हमारा x है, प्रॉफिट भी हमारा x है, फिर यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 100% प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखिए कि जब भी हमारा कोई प्राइस को सेलिंग प्राइस को डबल किया जाता है तो प्रॉफिट हमारा ट्रिपल होता है, तो उस कंडीशन में हमारा परसेंटेज बढ़कर 100% ही रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय सुरेश सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, हाउ इज सुरेश इज रिलेटेड टू दैट बॉय। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा वो मेरी माँ की इकलौते बेटे का बेटा है, सुरेश उससे कैसे रिलेटेड है उस लड़के से। यहाँ पर अगर बात करें कोई फोटो है यहाँ पर ले ले, सुरेश बोल रहा है यानी पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ बॉय सुरेश सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर।
यानी सुरेश लड़का है, वो बोल रहा है कि मेरी माता का इकलौते बेटे का बेटा है। तो यहाँ पर इस सुरेश की मदर्स जो होंगे वो ऊपर के साइड में जाएगा, जो कि नेगेटिव के नाम से होगा। फिर यहाँ पर इकलौते पुत्र जो कि सुरेश ही हो जाएगा खुद। फिर यहाँ पर उसके लड़के हैं यानी सन्स। तो इस प्रकार सुरेश उस लड़के से किस प्रकार रिलेटेड होगा, तो वह पिता के रूप में रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी फादर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर Rs 360 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ डिस्काउंट इज 15%। यहाँ पर कोई जानते हैं कि कोई भी डिस्काउंट जब दिया जाता है वह मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सेल्ड किया गया, कोई सामान बेचा गया 3600 रुपये में, डिस्काउंट हमारा 10% का है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मार्केट प्राइस निकाल लेंगे। तो जो मार्केट प्राइस का हमारा 90% जो है वह 3600 रुपये है। तो 3600 का यहाँ पर हम जब मार्केट प्राइस निकल कर आएगा वह 4000 रुपये निकल कर आएगा। यानी कोई 4000 के सामान जब हम 10% डिस्काउंट में बेचते हैं तो वो हमारा 3600 रुपये प्राप्त होता है। फिर यहाँ पर बोला गया कि जब सेलिंग प्राइस क्या होगा जब डिस्काउंट हम 50% दे देंगे। तो यहाँ पर जब 4000 रुपये हमारा मार्केट प्राइस निकल गया तो यहाँ पर हम 50% का डिस्काउंट देंगे। तो 4000 का हम 85 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उस कंडीशन में अगर बात करें तो 3400 रुपये निकल कर आएगा, जो कि 50% डिस्काउंट देने के बाद उस आर्टिकल यानी सामान की वैल्यू सेलिंग प्राइस रह जाएगा। यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 3400 डी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7 फ्रॉम द 2 थ्रोज ऑफ अ डाइस। मीन्स एक पासा के 2 फेंक से 7 का जोड़ा प्राप्त होने की संभावना पूछा गया है। चूँकि अगर बात करें यहाँ पर तो 2 थ्रोज ऑफ डाइस बोला गया है। जब 2 डाइस को एक साथ बिका जाता है तो इससे जो पॉसिबिलिटी होती है, टोटल पॉसिबिलिटी, उसकी संख्या 36 होता है। यानी एक का 6 फिर दूसरे का 6 टाइम जब मल्टीप्लाई होगा तो 36 हो जाएगा। यानी टोटल फॉर्म जो पॉसिबिलिटी होंगे वो 36 का होगा। फिर यहाँ पर जब हम निकालना होता है जो संभावना जो कि सम 7 का हो, यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले का अगर 1 आएगा फिर दूसरे का हमारा 6 होगा। इस तरह से अगर दूसरे में अगर 2 लेते हैं पहले में तो हमारा 2 5 का बनेगा कॉम्बिनेशन, जो 7 ऐड करने पर 7 आएंगे। तीसरे का हमारा 3 4 4 3 5 2 और 6 1। ये टोटल अगर बात करें यहाँ पर तो टोटल 6 पॉसिबिलिटी बन रहा है टोटल 2 डाइस को थ्रो करने पर, जो कि 7 के सम के इक्वल होंगे टोटल 36 पॉसिबिलिटीज़ में से। तो यहाँ पर हम 6 को रख देंगे। फिर यहाँ पर टोटल पॉसिबिलिटीज़ से हम कट करेंगे तो हमारा यहाँ पर निकल कर 1/6 आएगा, जो कि इसका जब 2 डाइस को अगर थ्रो करने पर 7 के सम वाले हमारा 1/6 के पॉसिबिलिटी में उत्तर आएंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/6। नेक्स्ट प्रश्न है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल विद द रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड सेक्टर 45 डिग्री। कोई यहाँ पर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और सेक्टर 45 डिग्री के साथ सर्कल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला गया है, जो कि 45 डिग्री एरिया में कवर करता हो। यहाँ पर हम जानते हैं कि कोई सर्किल है, उसमें जो होता है टोटल एंगल्स वह 360 डिग्री का बनता है। यहाँ पर कोई पार्टिकुलर एंगल हमारा दे दिया है 45 डिग्री। इस एरिया में हमारा कितना जो सेक्टर हमारा कर्व करेगा यानी घेरेगा, वो हमारा इसका एरिया पूछा गया है। तो चूँकि इस प्रकार के प्रश्न के लिए हम जानते हैं कि थीटा पाई आर स्क्वायर, जब यह 360 डिग्री हो जाता है तो कट जाता है थीटा से थीटा में, लेकिन यहाँ पर हमारा 360 और यहाँ पर 45 डिग्री हमारा थीटा की जगह पर पुट करना है। तो 45 से जब कट लगाएंगे
तो यहाँ पर हमारा 1/8 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर पाई आर स्क्वायर इंटू 1/8 का जब वैल्यू हम निकाल लेंगे, वही जाकर हमारा 45 डिग्री और 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले का एरिया निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 22/7 इंटू यहाँ पर 3 इंटू 3 जो कि रेडियस का स्क्वायर है और इंटू 1/8 कर देंगे, जो कि यहाँ पर निकल कर आएगा जो वैल्यू वह 3.53 निकल कर आएगा, जो कि इस सेक्टर वाले जो 45 डिग्री के एरिया को कवर करेंगे। तो यहाँ पर 353 जो ऑप्शन नंबर सी में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो इफ़ x इक्वल टू 24 एंड b इक्वल टू 7 देन रिंग्स मेक्स हाउ मेनी नंबर्स, यानी कौन सा नंबर यहाँ पर फॉर्मेशन करेंगे रिंग्स, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। क्योंकि जब अल्फ़ाबेटिकल आप पढ़ते होंगे, जैसे a का 1 होता है, c का 3, इसी प्रकार x का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 24 आता है, y का 25 और z का 26 आता होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के अनुसार, जो जब न्यूमेरिकल वैल्यू में हम पुट करते हैं। इसी प्रकार जब हम बी का लिए लेंगे, तो b के लिए हमारा 2 और e के लिए हमारा 5 होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा। इसी प्रकार हम रिंग को भी करेंगे, रिंग का हमारा r के लिए 18, i के लिए 9 और n के लिए 14 और g के लिए हमारा 7 होता है। सारे को आप ऐड करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि सारे को ऐड करने पर आपका जो कि इक्वल आ रहा है 48 के इक्वल आ जाएंगे, जो कि आपका रिंग का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 48। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, W1 रेशियो W2 इक्वल्स टू 2 रेशियो 3 एंड W1 रेशियो W3 इक्वल्स टू 1 रेशियो 2, देन W2 रेशियो W3 इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर अगर बात करें तो दोनों में आप देख पा रहे होंगे कि W1 कॉमन है, तो W1 को आप बीच में रख ले, W3 यहाँ पर आप कर ले और W2 यहाँ पर कर ले। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि W1 और W2 का रेशियो जो है वो 2 रेशियो 3 पहले से दे रखा है। फिर W1 रेशियो W3 1:2 है। यहाँ पर जब हम पलट दिए है कॉम्बिनेशंस, तो कॉम्बिनेशन जब पलटेंगे हम 2 और 1 का हमारा अपोजिट डायरेक्शंस में हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इस प्रकार हम क्रॉस प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 4 × 2 × 3 का कॉम्बिनेशन बल्कि निकल कर आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है W2 रेशियो W3, तो यहाँ पर W2 का हमारा जो है 3 है और W3 हमारा 4 है, तो 3/4 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए, रनिंग एट स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर्स ए पर्सन रिचेड हिज डेस्टिनेशन 10 मिनट लेटर देन यूजुअल टाइम। इफ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर्स ही रिचेज हिज डेस्टिनेशन 50 मिनट अर्लियर, फाइंड द डिस्टेंस टू हिज डेस्टिनेशंस। मिस कोई व्यक्ति है जो 3 किलोमीटर पर घंटे की गति से दौड़ते हुए अपने गंतव्य स्थान पर समान समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अपनी गति को जब 1 किलोमीटर बढ़ा देता है तो 15 मिनट पहले अपने गंतव्य यानी डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो उसकी जो डेस्टिनेशन है वो शुरुआती पॉइंट से कितने किलोमीटर डिस्टेंस पर है वो यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अगर बात करें, चूँकि आप जानते हैं कि यहाँ पर टाइम के लिए वेरी कर रहा है, तो टाइम इक्वल्स टू जो होता है वो डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। इसको आप ध्यान में रखिए कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन जो होता है हमारा स्पीड के अपॉन डिस्टेंस होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जब इसको हम डिस्टेंस को हम x कंसीडर कर लेंगे, तो कभी हम x किलोमीटर की दूरी
3 किलोमीटर पर आवर्स की गति से जब तय करता है तो 10 मिनट समान समय से ज़्यादा लेता है, यानी मोर देन यूजुअल से। तो यहाँ पर 10 मिनट को हम घटा लेंगे तो हमारा यूजुअल टाइम है, और 10 मिनट को जब 60 डिवाइड करते हैं तो हमारा आवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब यह इक्वल करेंगे हम, तो जो डिस्टेंस होगा x किलोमीटर्स वो इक्वल होगा हमारा जब 1 किलोमीटर्स की रफ्तार हमारा इंक्रीज करता है। तो 3 + 1 का हम जब डिवाइड करेंगे तो पहले हमारा पहुंच जाता है। तो पहले को हम 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 15 मिनट को जब ऐड कर देंगे तो दोनों इक्वल फॉर्मेशंस में हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यह जो कॉम्बिनेशन निकल कर आएगा x - x/3 - x/4। x हमारा डिस्टेंस है यहाँ पर, और दोनों को जब ये वाला माइनस यहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा और इसको हम इधर ले आएंगे तो 15, 10, 25 हमारा यहाँ पर हो जाएगा, और 60 से हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 12/x हो जाएगा बराबर 5/12 हो जाएगा। 12 से 12 यहाँ पर कट हो जाएगा, और जो डिस्टेंस निकल कर आएगा वो हमारा 5 किलोमीटर निकल कर आएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो इफ़ अ सर्टेन लैंग्वेज सिंक इज कोडेड एज ISKN, हाउ इज मिंट कोडेड इन दैट लैंग्वेज। यहाँ पर जैसे देखिए आप, कोई सिंक लैंग्वेज है, वहाँ पर इसको यहाँ पर सेकेंड प्लेस पर लिया है, यहाँ पर इसको ISKN, फिर यहाँ पर इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया गया है, और इस तरह से कन्वर्ट करके हमारा ISKN बना दिया गया, यानी दो संख्याओं को एक दूसरे से रिप्लेस करके बनाया गया है। तो यहाँ पर इसी प्रकार अगर मिंट को ले हम, तो मिंट यहाँ पर हमारा IM हो जाएगा जो कि एक दूसरे से रिप्लेस करेंगे। फिर यहाँ पर हमारा T और N हो जाएगा जो कि एक दूसरे से रिप्लेस करेंगे, तो IMTN हमारा हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए, सचिन इज यंगर देन राहुल बाय 7 years। इफ दियर एजेज आर इन द रेस्पेक्टिव रिलेशंस ऑफ 7:9, हाउ ओल्ड इज सचिन। में सचिन और राहुल से 7 साल छोटे हैं। यदि उनकी आयु 7:9 के संबंधित अनुपात में है तो सचिन की आयु यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि सचिन और राहुल का जो रेशियो दिया गया वह 7:9 के रेशियो में दिया गया है। दोनों के एज में जो डिफरेंस है वह 7 years के है। तो यहाँ पर जब हम एक्चुअल जो हमारा रेशियो में डिफरेंस है वह 2 के रेशियो, 2 इक्वल्स है हमारा 7 के। तो यहाँ पर 2x की वैल्यू जो है हमारा 7 के इक्वल है, तो x के वैल्यू हमारा यहाँ पर 7/2 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि सचिन की आयु कितनी है। तो सचिन की आयु हमारा 7x है, तो 7x का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 7 × 7/2 हो जाएगा, जो हमारा निकल कर आएगा 24.5 years, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल टॉक अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताता है, यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो वो आर्टिकल 124 यानी अनुच्छेद 124 जो हमारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बीच पैलेस इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, यानी सूर्योदय का जो देश होता है उस किस देश को नाम से जाना जाता है। तो वो जो हमारा जापान है उसको लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कंट्री को फेमस किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो इंडिया इज द फर्स्ट
इंडिया फर्स्ट इंडिजियसली डिजाइंड इंजनलेस ट्रेन नोन एज ट्रेन 18 वाज द फर्स्ट टेस्ट रन ऑन विच रूट वाज डन। भारत का पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई ट्रेन, जिसे ट्रेन 18 के रूप में जाना जाता है, कि परीक्षण पहली बार किस रूट पर किया गया था। जो ट्रेन 18 है उसका जब परीक्षण किया गया था वह कोटा सवाई माधोपुर सेक्शंस में किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसको वर्तमान में हम वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ न्यूजीलैंड। मीन्स न्यूजीलैंड देश की राष्ट्रीय खेल क्या है। तो न्यूजीलैंड देश की अगर राष्ट्रीय खेल की अगर बात करें तो रग्बी यूनियन है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि न्यूजीलैंड देश की नेशनल राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फिशरीज एंड सी फूड्स आर रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ इवोल्यूशंस। यानी मत्स्य पालन और समुद्री भोजन किस प्रकार के विकास से संबंधित है। जो फिशरीज और सी फूड्स जो रिलेटेड है रिवोल्यूशन से, इवोल्यूशन जो हमारा संक्रम विकास हुआ था वो हमारा ब्लू रिवोल्यूशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी ब्लू इवोल्यूशन इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसको अगर बात करें तो 7th 5 years प्लान्स के अंतर्गत इसको रिलीज किया गया था, लॉन्च किया गया था, जो कि 1985 से 1990 के बीच था, जो कि काफ़ी मात्रा में रोजगार अवसरों के साथ साथ खाद्य आपूर्ति और पोषण स्तर के बढ़ाने में मदद किए थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी ब्लू इवोल्यूशंस जो फिशरीज और सी फूड से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, इन बीच स्टेट्स द ट्रेन वाज फर्स्ट लॉन्चेड इन इंडिया। यानी किस राज्य में ट्रेन को सबसे पहले भारत में लॉन्च किया गया था। तो ये हमारा महाराष्ट्र के अंतर्गत जो पोरबंदर यानी बोरीबंदर और जो थाने हैं उसके बीच 16 अप्रैल को 1853 को यह पहली बार चलाया गया था, जो कि 32 किलोमीटर्स के डिस्टेंस कवर किए थे। कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑफ प्रश्न यहाँ पर, बीच ऑफ द फॉलोइंग डांसेज रिलेटेड टू केरला। मिस निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केरला से संबंधित है वह यहाँ पर पूछे गए हैं। तो केरल से संबंधित अगर बात करें तो यहाँ पर कथकली इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो मेनली हमारा क्लासिकल डांस होते हैं इसमें हमारा भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड है। सेकेंड हमारा है कथक जो कि उत्तर प्रदेश से है। कुचिपुड़ी जो हमारा आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। ओडिसी की अगर बात करें तो ओडिसी हमारा उड़ीसा राज्य से रिलेटेड है। कथकली हमारा जो भी इसमें प्रश्न पूछा गया है हमारा वो केरल से रिलेटेड है। सतरिया जो हमारा जो क्लासिकल डांसेस है वो हमारा असम से रिलेटेड है। और ये हमारा बात करें तो मणिपुरी की अगर बात करें तो ये हमारा मणिपुर स्टेट से रिलेटेड है। और एक हमारा मोहिनी अट्टनम है जो कि केरल से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारा जो कथकली हो जाएगा वो हमारा केरल के क्लासिकल डांस है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो वेन वाज द स्पेशल क्लीनेस कैंपेन अंडर स्वच्छ भारत अभियान लॉन्चेड बाय इंडियन रेलवे। भारतीय रेल के द्वारा किए गए स्वच्छ भारत अभियान के तहत विशेष स्वच्छता अभियान कब शुरू किया गया था। तो वह 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट्स। लौंग जो पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो लौंग जो होता है क्लोव्स जो होता है वो फ्लावर बड यानी फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक उत्सर्जक अंग नहीं है, यानी एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी नहीं है, वो पूछा गया है। एक्सक्रेटरी अगर पार्ट्स की ओर बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो जो हमारा इंटेस्टाइन्स होता है यानी आंत होता है, वो हमारा एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स नहीं होते ह्यूमन बॉडी के। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा किडनी, लीवर्स और स्किन्स वगैरह होते हैं, वो सारे हमारा एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इंटेस्टाइन्स यानी आंत इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, द फेमस सन टेम्पल्स इज सिचुएटेड इन उड़ीसा एट, यानी प्रसिद्ध सूर्य मंदिर उड़ीसा में कहाँ स्थित है, तो यह कोणार्क में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो बनेरघट्टा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन बीच स्टेट, यानी बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो बनेरघट्टा की अगर बात करें तो बनेरघट्टा हमारा कर्नाटक स्टेट के अंतर्गत स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये सारे कर्नाटक के अंतर्गत ही आते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो फ्रॉम बीच स्टेट इन इंडिया डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, भारत में किस राज्य से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा जिसे आप बोलते हैं वो पास करता है, कौन कौन से राज्य से। तो टोटल हमारा 8 स्टेट्स है भारत इंडिया के अंतर्गत जिससे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस करते हैं, जिसमें हमारा गुजरात जो पश्चिमी छोर से वहाँ से स्टार्ट होता है, फिर राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट में हमारा मिजोरम होते हुए हमारा म्यांमार कंट्री में इंटर कर जाता है। तो यहाँ पर हमारा पूछा गया किस राज्य से इंटर करता है, तो यहाँ पर मेनली हमारा गुजरात जो कि ऑप्शंस में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जहाँ से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द चंपारण सत्याग्रह, मिस निम्नलिखित में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो यहाँ पर वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट की अगर बात करें चंपारण सत्याग्रह की, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया था, जो कि महात्मा गांधी की पहली जो सत्याग्रह है वो थी, जिसको कराया गया था हमारा चंपारण जो कि बिहार स्टेट के अंतर्गत आता है, पश्चिमी चंपारण, वहाँ पर कराया गया था, जहाँ पर 3 कटिया प्रणाली यानी 3/20 पार्ट्स ऑफ लैंड में नील खेती से रिलेटेड यह मामला था, जहाँ पर यह सत्याग्रह करवाया गया था। तो यहाँ पर अगर बात करें कि ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडिया नेशनल मूवमेंट, यानी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान की अशांति का जो आंदोलन था वह इससे रिलेटेड था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, बीच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पूर्व में बहने वाली नदी नहीं है, यानी नॉट ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया पूछा गया है। तो यहाँ पर बात करें तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो हमारा पश्चिम की ओर बहती, यानी जो हमारा वेस्ट डायरेक्शन होता है उस ओर हमारा नर्मदा और एक हमारा ताप्ती, 2 नदी जो हमारा पश्चिम डायरेक्शन यानी वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार अगर देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा बी में है नर्मदा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश से निकलकर हमारा जो खंभात की यानी गल्फ ऑफ खंभात यानी खंभात की खाड़ी है अरबियन सी में, वहाँ पर जाकर यह ड्रेनफॉल यानी गिरती है जाकर वहाँ पर, जो कि गुजरात स्टेट के अंतर्गत है। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए, बीच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लेशिएशन लैंडफॉर्म, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर लैंडफॉर्म नहीं है। यहाँ पर नॉट ग्लेशिएशन लैंडफॉर्म बोला गया है। तो यहाँ पर बात करें जो कि ग्लेशियर से फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा, तो इसमें हम देखिए अगर तो मोरैन
इजोट यहाँ पर अगर फिजोट्स यहाँ पर होना चाहिए जो कि ग्लेशियर से बनता है, और एक हमारा यू शेप्ड वैली। ये तीनों हमारा जो है वो ग्लेशिएशंस लैंडफॉर्म है, जबकि जो नेचुरल लिवीज जो है वो हमारा रिवर्स के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म से बनते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि नदी यानी रिवर के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के द्वारा यह बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर विच कंट्री हैज़ द बॉर्डर विथ बांग्लादेश। इनमें से कौन से देश के साथ बांग्लादेश की सीमा टच करती है। तो इसमें से ऑप्शन इसके अनुसार अगर चले तो इंडिया एंड म्यांमार जो कंट्री है वह बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर को शेयर करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आवर फंडामेंटल राइट्स। निम्नलिखित में से कौन सा हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार की अगर बात करें टोटल, तो मौलिक अधिकार हमारा पार्ट 3 के अंतर्गत आता है, जो कि संविधान के अंतर्गत जो भाग 3 है पार्ट 3 उसके अंतर्गत हमारा फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो शुरुआत में फंडामेंटल राइट्स हमारा 7 थे, जिस पर हमारा जो 1978 में जो 44th संविधान संशोधन हुआ था अमेंडमेंट, उसके दौरान हमारा राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करके हटा दिया गया। तब से हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी नंबर्स हमारा 6 की संख्या में, 6 की संख्या में है। जो मेनली अगर बात करें फंडामेंटल राइट्स को, तो राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइशंस यानी शोषण के खिलाफ अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार होता है वो इंक्लूड किया गया। जबकि 6th जो हमारा 6ठा वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी 6 टोटल फंडामेंटल राइट्स है जिसको भाग 3 के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ पर हम राइट टू इक्वलिटीज ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू एजुकेशन भी है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन शोषण के खिलाफ अधिकार, तीनों हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है राइट टू अबाइड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल्स, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं कैपिटल ऑफ इराक। इराक का कैपिटल हमारा बगदाद है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी अगर करेंसी की अगर बात करें तो इराकी दीनार इसका करेंसी है, और यह टिग्रिस रिवर पर स्थित है। यह बगदाद जो टाउन है यानी शहर है, सिटी, वह टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। तो इससे भी प्रश्न बनते हैं जिसको आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर इंग्लिश से पूछा गया व्हेन वी गेट रेडी फॉर डिनर आई हैव टू टेक माई बुक्स डैश द टेबल। जब भी हम रात के खाने के लिए तैयार होते हैं मुझे अपनी किताबें टेबल से हटानी पड़ती हैं। यह सेंस के अनुसार अगर चले तो टू टेक ऑफ मीन्स हटाना या उतारना होता है। तो यहाँ पर ऑफ वाले प्रीपोजिशंस को हम इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा टेक माई बुक ऑफ द टेबल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आई लिव इन अपार्टमेंट डैश द अपार्टमेंट इज न्यू, मीन्स मैं एक अपार्टमेंट रहता हूँ, अपार्टमेंट नया है। तो कोई भी जब हम अपार्टमेंट कोई भी अगर वस्तु या किसी के लिए हम अगर रिलेट कर रहे हो जो कि उसकी विशेषता बता रहे हो तो उस कंडीशन में हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ए एन और द 3 हमारा आर्टिकल्स होते हैं जिसमें हम रह रहे हो और उसको किसी विशेषता बता रहे हो उस कंडीशन में हम द आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आई लिव इन एन अपार्टमेंट द अपार्टमेंट इज न्यू, यानी वो अपार्टमेंट नया है जिस अपार्टमेंट में मैं रहता हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डैश बाई पीपुल्स
परसेप्शंस इट सीम्स दैट डेमोक्रेसी हैज़ सक्सीड इन इंडिया। मिस यहाँ पर बताना चाह रहा है कि जब यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार अगर चले तो गोइंग बाय पीपुल्स परसेप्शंस इट सीम्स दैट डेमोक्रेसी हैज़ सक्सीड इन इंडिया, लोगों की धारणा से लगता है कि भारत में लोकतंत्र सफल हो गया है। तो यहाँ पर गोइंग बाय पीपुल्स परसेप्शंस इट सीम्स डेमोक्रेसी हैज़ सक्सीड इन इंडिया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट स्पेल से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया एग्रेसिव का। तो एग्रेसिव का जो वर्ड होता है डबल जी प्रयोग किया जाता है, RESS और IVE एग्रेसिव होता है। इस प्रकार की जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो एक जो करेक्ट हमारा वर्ड होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी में एग्रेसिव हो जाएगा, जिसका हिंदी फॉर्म होता है आक्रामक। नेक्स्ट प्रश्न भी करेक्ट स्पेल्ड से पूछा गया है। तो यहाँ पर एफिडेविट से रिलेटेड है। तो एफिडेविट का जो सही फुल हमारा वर्ड होता है AFFIDAVIT होता है एफिडेविट। तो इस प्रकार जो ऑप्शंस अगर देखें अगर हम तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका हिंदी फॉर्म होता है शपथ पत्र। नेक्स्ट प्रश्न है इनॉर्मस। इनॉर्मस का जो शब्द होता है इसका हमारा वर्ड का मीनिंग विशाल होता है, यानी विशाल काय। तो इस फॉर्म में हमारा विपरीतार्थक यानी एंटोनिम की अगर बात करें तो हमारा टीनी यानी छोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, टीनी। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें अगर तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं व्हाट डज रैम ऑफ अ कंप्यूटर रिफर्स टू। यहाँ पर रैम का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि एक वोलाटाइल मेमोरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चले अगर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ व्हाट इज द मीन्स ऑफ WSP। WSP का मतलब क्या होता है, तो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन होता है, यानी व्हील को स्किड होने से बचाना WSP का काम होता है, जो कि LHV कोर्स के में हमारा मेनली लगे होते हैं, जो कि जब भी इमरजेंसी ब्रेकिंग या अचानक हमारा कोई एक्सल्स में स्लो मोशंस में हमारा जब एक्सल्स का जब हमारा रेवोल्यूशंस होते हैं चक्कर लगाती है, तो उस दौरान हमारा WSP काम करता है और एक्सल्स को सेम स्पीड पर मूव कराने का काम करता है, यानी व्हील को स्किड होने से बचाना होता है। इसके अंतर्गत हमारा जो पार्ट्स लगे होते हैं वो हमारा स्पीड सेंसर्स, फोनिक व्हील, माइक्रो प्रोसेसर, डंप वाल्व, प्रेशर स्विच, इस सारे की मदद से हमारा सारे एक्सल्स को स्पीड को मेंटेन रखा जाता है और व्हील को स्किड होने से बचाया जाता है। तो यहाँ पर WSP का काम व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉप्ड। जब फुल सर्विस एप्लीकेशन किया जाता है तो ब्रेक पाइप प्रेशर जो गिराया जाता है वो 1 से लेकर 1.5 kg के बीच होता है। तो यहाँ पर हम 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा हमारा मिनिमम डिडक्शन किया जाता है जो कि 0.5 kg से लेकर 0.8 के बीच होता है। एक हमारा होता है सर्विस एप्लीकेशन जो कि हमारा 0.8 से लेकर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच होता है। फुल सर्विस एप्लीकेशन 1 से लेकर 1.5 के बीच और इमरजेंसी एप्लीकेशन किया जाता है वो एबव 1.5 से लेकर 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक चला जाता है, जो कि हमारा इमरजेंसी एप्लीकेशन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चले अगर तो ए डिवाइस प्रोवाइडेड इन द ब्रेक रिंगिंग फॉर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ क्लियरेंस और स्लैग बिटवीन द ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील इज कॉल्ड। इस ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच निकासी या स्लैग के स्वतः समायोजन के लिए ब्रेक रिंगिंग में प्रदान किए जाने वाला उपकरण कहलाता है। वो कहलाता है हमारा ब्रेक रेगुलेटर, जिसे हम एसएबी के नाम से भी जानते हैं, यानी स्लैग लेस्ड बैरल के नाम से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी ब्रेक रेगुलेटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बीच वन ऑफ द फॉलोइंग
वाल्व इन डीवी कंट्रोल्स चार्जिंग ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर। कंट्रोल डीवी का यानी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का कौन सा वाल्व कंट्रोल रिजर्वायर के चार्ज को नियंत्रित करता है? जो डीवी में वाल्व लगे होते हैं वो वाल्व होते कट ऑफ वाल्व, जो कंट्रोल रिजर्वायर के चार्जिंग को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम। एयर ब्रेक सिस्टम में गैर रिटर्न वाल्व का उपयोग क्या होता है? तो नॉन रिटर्न वाल्व का जो काम होता है कि जब हमारा एफपी पाइप से हमारा टट कलेक्टर से होते हुए जब आइसोलेटिंग कॉक से होकर हमारा यहाँ पर एयर टैंक लगा होता है, यहाँ पर हमारा एनआरबी लगा होता है और जाकर हमारा ऑक्सिलरी रिजर्वायर से कनेक्ट हो जाता है जो कि फीड पाइप होता है। यहाँ से हमारा एनआरबी काम होता है कि फीड पाइप प्रेशर को हमारा ऑक्सिलरी रिजर्वायर में जाने दे, लेकिन वापस हमारा नहीं आने दे फीड पाइप के अंतर्गत, जो कि हमारा नॉन रिटर्न वाल्व का काम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस की अगर देखें तो टू प्रिवेंट फॉलो ऑफ एयर फ्रॉम ऑक्सिलरी रिजर्वायर टू फीड पाइप, जो कि हमारा करेक्ट उत्तर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट डू यू मीन बाई SCTR। SCTR का मतलब होता है सिंगल कार्ड टेस्ट रिग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा, जिसका प्रयोग हम IOH के दौरान करते हैं, कोचेज की IOH करने के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ SAB यानी स्लैकलेस बैरल का काम क्या होता है? तो जो होता है हमारा टू डेवलप्ड ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट यानी विकसित करने के लिए समायोजित समायोजन, जो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होता है उसको विकसित करना होता है SAB का काम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फ्लैट वैगन यानी फ्लैट वैगन का टाइप निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो फ्लैट वैगन के अंतर्गत हमारा BRN, BFKI और BLC आता है, जबकि जो हमारा बोस्ट वैगन है तो वो हमारा जो बॉक्सन वैगन आता है ओपन टाइप वैगन, उसको मॉडिफाई करके जो हमारा स्टील प्रोडक्ट वगैरह को कैरी करने के लिए हमारा बोस्ट का निर्माण किया गया है, जो कि हमारा ओपन टाइप वैगन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि था कि नॉट अ टाइप ऑफ फ्लैट वैगन, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बोस्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि हम अगर बात करें अनेक इसके अलावा जो ऑप्शंस है BRN, तो BRN का उपयोग हम रेल लाइंस या छड़िया वगैरह को कैरी करने के लिए करते हैं। इसके अलावा हमारा BFKI और BLC वैगन है जिस पर हम कंटेनर वैगन्स को कैरी करते हैं, जो कि तीनों हमारा फ्लैट वैगन के टाइप के अंतर्गत आता है, जबकि बोस्ट वैगन हमारा ओपन टाइप वैगन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर फ्लोर सीट ऑफ बॉक्सन आर वैगन। जो बॉक्सन आर वैगन में फ्लोर सीट के निर्माण के लिए कौन से सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो जो बॉक्सन आर होता है यानी रिहेबिलिटेशन, जब बॉक्सन वैगन को हम रिहेबिलिटेशन प्लस अपग्रेडेशन हम करते हैं तो हमारा बॉक्सन आर वैगन का निर्माण करता है। बॉक्सन वैगन हमारा जो होता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है। जब इसको रिहेबिलिटेशन करते हैं हम तो बॉक्सन आर बना दिया जाता है, जो कि हमारा स्टेनलेस स्टील IRSM 44 का बना होता है। इसमें अगर बात करें फ्लोर सीट की थिकनेस की तो जो बॉक्सन वैगन होता है उसकी फ्लोर सीट जो थिकनेस होता है मोटाई वो 6 mm का रखा जाता है। बाद में जब हम बॉक्सन आर बनाते हैं स्टेनलेस स्टील की मदद से तो उसमें फ्लोर थिकनेस हमारा केवल 4 mm का ही रह जाता है। तो थिकनेस के मुकाबले आप याद रखिए कि बॉक्सन में हमारा 6 mm की फ्लोर थिकनेस होता है माइल्ड स्टील की, और बॉक्सन आर के अंतर्गत हमारा 4 mm का स्टेनलेस स्टील IRSM 44 का फ्लोर सीट बना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर के हिसाब से चले तो IRSM 44 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा रिहेबिलिटेशन ऑफ कोचिंग स्टॉक इज कैरिड आउट आफ्टर डैश ईयर्स यानी कोचिंग स्टॉक का
पुनर्निवेशन 10 वर्षों के बाद किया जाता है। तो जो रिहेबिलिटेशंस कोचों का किया जाता है मिड लाइफ रिहेबिलिटेशंस, वो हमारा 12 से 15 ईयर्स के अंतराल पर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो विच टाइप ऑफ बियरिंग इज यूज्ड इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोच में किस प्रकार के बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो एलएचबी कोच के अंतर्गत हम CTRB यानी कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है POH ऑफ ICF कोचेज इज डन एट द इंटरवल ऑफ डैश मंथ, यानी ICF कोचों का पीरियोडिक ओवरहॉलिंग कितने मंथ के अंतराल पर कराया जाता है। तो वो 18 मंथ के अंतराल पर कराया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है DCP टाइप फायर यानी ड्राई केमिकल पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स इज सुटेबल टू एक्सटिंग्विश डैश फायर, यानी जो ड्राई केमिकल पाउडर टाइप के जो अग्निशामक यंत्र होते हैं किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए सक्षम होते हैं यानी उपयुक्त होते हैं। तो जो DCP टाइप यानी ड्राई केमिकल पाउडर टाइप जो एक्सटिंग्विशर्स है फायर एक्सटिंग्विशर्स, उसको हम डीजल पेट्रोल इलेक्ट्रिक सारे टाइप में हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन 1 यूनिट ऑफ BLC वैगन देयर आर डैश कार अ यूनिट, यानी एक कार की यूनिट एक BLC यूनिट के जो वैगन्स होते हैं उसमें कितने ए कार लगे होते हैं। तो एक अगर बात करें यहाँ पर कि एक यूनिट में टोटल 5 BLC कार लगे होते हैं, 5 कार लगे होते हैं। इसमें हमारा दोनों इंड पर हमारा ए कार लगा होता है और बीच के जी 3 हमारा जो होते हैं वो हमारा बी कार होते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया ए कार की यूनिट, तो ए कार की यूनिट हमारा 2 ए कार हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है परमिसिबल व्हील डाया डिफरेंस बिटवीन बोथ कैसनप बोगी ऑफ अ वैगन, यानी दोनों एक वैगन के अंतर्गत हमारा 2 कैसनप ट्रॉली लगे होते हैं जिसमें दोनों ट्रॉलियों के बीच व्हील डाया डिफरेंस पूछा गया है। चूँकि अगर जानते हैं कि वैगन के अंतर्गत हमारा सेम एक्सल पर हमारा व्हील डाया का डिफरेंस 0.5 mm, सेम बोगी यानी एक बोगी के अंतर्गत जो 2 एक्सल्स होते हैं उसमें जो अलाउ रहते हैं वो 13 mm का एलिजिबल रहते हैं। और 2 ट्रॉली यानी सेम वैगन के बीच अगर बात करें तो 25 mm का डिफरेंस हम अलाउ कर देते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है 2 ट्रॉलियों के बीच के लिए पूछा गया, यानी एक वैगन के अंतर्गत जो 2 ट्रॉली लगे होते हैं उसमें जो डिफरेंस क्रिएट होता है व्हील डाया का वो 25 mm तक हम अलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है डिफेक्ट्स इन एक्सेल इज चेक्ड बाय विच प्रोसेस, एक्सेल में दोष किस प्रक्रिया द्वारा जांचा जाता है। तो एक्सेल में जो दोष होता है वो UST की मदद से चेक किया जाता है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट की मदद से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है टाइप ऑफ बोगी यूज्ड इन हाइब्रिड कोच इज, इस हाइब्रिड कोच में इस्तेमाल होने वाली बोगी का प्रकार कौन सा है। तो हाइब्रिड कोच की अंतर्गत अगर बात करें अगर तो इसके अंतर्गत मॉडिफाइड ICF बोगी का प्रयोग किया जाता है जिसमें हमारा जो सेकेंडरी सस्पेंशन जो हमारा ICF मॉडिफाइड कोचेज के अंतर्गत जो बुलस्टर स्प्रिंग लगे होते हैं पुराने वाले में उसको मॉडिफाई करके ईयर स्प्रिंग का प्रावधान किया गया जिससे हमारा जो जर्क वगैरह को कम किया जा सके। जबकि जो अपर पार्ट्स होता है सेल का यानी कोचेज की वो हमारा LHB सेल का प्रयोग किया जाता है, यानी जो नीचे वाली हमारा पार्ट्स है वो हमारा ICF का बना होता है, जो ऊपर वाली पार्ट्स होते हैं हमारा हाइब्रिड कोच का वो हमारा LHB का बना होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी मॉडिफाइड ICF इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच वाइल इज यूज्ड इन डैशपोर्ट गाइड, डैशपोर्ट गाइड में कौन से प्रकार का वाइल का प्रयोग किया जाता है। तो वह जो होता है हमारा
सर्वोलिन 68 का प्रयोग किया जाता है डैशबोर्ड गाइड के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, व्हाट इज द टाइम इंटरवल इन मंथ फॉर आईओएच ऑफ आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोचों के आईओएच के लिए महीनों में कितने महीने के अंतराल पर कराए जाते हैं इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग आईसीएफ कोच की, तो वो हमारा 9 मंथ के अंतराल पर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द कलर ऑफ फॉर बीपीसी ऑफ सीसी रैक, यानी जो क्लोज सर्किट रैक होता है जो कि फ्रेट रैक के लिए प्रयोग किया जाता है, उसकी बीपीसी कलर येलो कलर का होता है, यानी पीले कलर की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी अगर बात करें और इन्फॉर्मेशंस की, तो यह इसका शुरुआती पॉइंट पर 100% ब्रेक पावर दिया जाता है, जो कि इन रूट में घटकर मिनिमम 90% ब्रेक पावर होना अनिवार्य है सीसी रैक के अंतर्गत। इसकी वैलिडिटी की बात करें तो इसकी बीपीसी की वैलिडिटी 30 + 5 डेज का होता है। 5 डेज ग्रेस पीरियड लोडेड कंडीशंस में दिया जाता है। इसके अलावा इसको एग्जामिशंस करने के लिए 100 मैन आवर्स पर रैक की रिक्वायरमेंट होती है इस रैक को एग्जामिशंस करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चले अगर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट एबव रेल लेवल्स, यानी रेल लेवल से न्यूनतम बफर हाइट का पूछा गया रेल लाइन से। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे अगर आप, तो कोई भी ऑप्शंस में आप नहीं देख पा रहे होंगे कि मिनिमम रेल हाइट से परमिसिबल दिया गया हो। तो यहाँ पर इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। अगर बात करें तो मिनिमम जो परमिसिबल होता है बफर हाइट वह 1030 और मैक्सिमम 1105 mm होता है। दोनों के बीच डिफरेंस जो होता है वह 75 mm का होता है, इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ ए ग्रुप कॉइल स्प्रिंग, ए समूह की कॉइल स्प्रिंग की कलर कोड पूछा गया यहाँ पर। तो टोटल हम 3 ग्रुप के कॉइल स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं ए बी सी, जिसमें ए हमारा येलो कलर का होता है, बी ग्रुप हमारा ऑक्सफोर्ड ब्लू कलर का प्रयोग किया जाता है, जबकि सी हमारा ग्रीन कलर का कॉइल स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमसे ए ग्रुप कॉइल स्प्रिंग पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारा येलो कलर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ द वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर्ड ऑन ट्रॉली इन आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच के अंतर्गत जो ट्रॉली पर बॉडी का वजन कैसे स्थानांतरित किया जाता है, तो वो जो होता है वह साइड मिरर के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, व्हाट इज द मिनिमम अलाउइंग लिमिट ऑफ फ्लैंज थिकनेस इन mm फॉर हाई स्पीड आईसीएफ कोचेज, यानी हाई स्पीड इन उच्च गति वाले आईसीएफ कोचों की फ्लैंज की मोटाई की न्यूनतम अनुमति सीमा कितना होता है। चूँकि जो नए कंडीशन में होता है वो 28.5 mm फ्लैंज थिकनेस होता है, जो मिनिमम हम 22 mm यानी 22 mm तक हम हाई स्पीड में यूज करते हैं, और जो मिनिमम हम कंडीशनल है वो 60 mm तक हम एलिजिबल रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा हाई स्पीड के लिए पूछा गया है, तो 22 mm के बाद हम यूज नहीं करते हैं हाई स्पीड कोच के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर PEAV का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ पेस्ट कंट्रोल इन एसी कोचेज, यानी एसी कोचेज में कीट नियंत्रण की आवश्यकता कितनी होती है। तो एसी कोचेज के अंतर्गत जो पेस्ट कंट्रोल की पीरियोडिसिटी की अगर बात करें तो वह 15 डेज का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो कोच होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ कोचिंग डिपोट इज डिफाइनेड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी एक कोचिंग डिपो का कोच धारण क्षमता डैश के आधार पर परिभाषित किया गया है। तो जो यह परिभाषित किया गया है वो प्राइमरी प्लस 50% ऑफ सेकेंडरी कोचेज के बेसिस पर यह
कोच होल्डिंग कैपेसिटी को डिफाइन किया गया है कोचिंग डिपोट को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ द लेडीज कंपार्टमेंट, यानी महिलाओं के डिब्बों के लिए परिवहन कोड कितना होता है, तो वाई से डिकोड किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो WCB प्रयोग किया जाता है वह पेंट्री कार के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो RA प्रयोग किया जाता है वह एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक वाहन के रूप में यूज किया जाता है। इसको आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है हु सेल इंक्वायरी इन कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ, यानी जो मानव जीवन से जुड़े हुए कोचिंग दुर्घटनाओं में इंक्वायरी कौन करता है, तो वो CRS के द्वारा करवाया जाता है, तो यानी कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर IOH ऑफ ऑल न्यूली बिल्ट कोचेज सेल बी डन, यानी सभी नवनिर्मित कोचों का इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग कब किया जाता है, तो न्यूली कंडीशन में बिल्ट हुए कोचेज का ICF कोचेज का हम 1 ईयर्स के अंतराल पर हम IOH करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 1 वर्ष के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है द आइडेंटिफिकेशंस ऑफ बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम कोचेज इज, यानी बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम कोच की पहचान क्या है, तो एयर ब्रेक इज रिटेन नियर कोच नंबर, यानी कोच के पास ये भी लिखा होगा तो हमारा एयर ब्रेक सिस्टम की पहचान होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट डिफेक्ट्स इज डिटेक्टेड यूजिंग UHT टेस्ट, यानी UHT परीक्षण का उपयोग करके किस दोष का पता लगाया जाता है, तो इंटरनल क्रैक का प्रयोग पता लगाया जाता है एक्सेल्स के अंतर्गत UHT की मदद से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरेज एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी निरीक्षण गाड़ी यानी प्रशासनिक वाहन का परिवहन कोड क्या है, तो जो प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कैरेज के रूप में यूज किया जाता है उसका जो कोड होता है वो RA यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक्स आर यूज्ड इन कोचिंग स्टॉक, कोचिंग स्टॉक में किस प्रकार के ब्रेक ब्लॉक का उपयोग किया जाता है, तो कोचिंग स्टॉक की अगर बात करें हम जो BMBC से रिलेटेड है यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर से, उसमें हम K टाइप के ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज फिटेड इन ICA बोगी व्हील, यानी ICA बोगी व्हील में किस प्रकार के रोलर बियरिंग फिट किए होते हैं, तो हम बात करें अगर ICA बोगी के अंतर्गत तो डबल रो सेल्फ अलाइन स्पेरिकल रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर BC इसका सही उत्तर हो जाएगा, डबल रो सेल्फ अलाइन स्पेरिकल रोलर बियरिंग। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द बिगेस्ट लिंक ऑफ द सेंटर बफर कपलर, यानी सेंटर बफर कपलर का सबसे बिगेस्ट लिंक क्या होता है, वो नकल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर विच इज द प्राइमरी डिपोट फॉर मेंटेनेंस ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस रनिंग बिटवीन न्यू दिल्ली BSP और NDLS, यानी नई दिल्ली से बनारस फिर बनारस से दिल्ली के बीच चलने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस की मेंटेनेंस के लिए प्राइमरी डिपोट कौन सा है। जो प्राइमरी डिपोट जो नियुक्त किए गए हैं सो साकुर बस्ती जिसको नियुक्त किया गया, यानी ट्रेन सेट डिपोट साकुर बस्ती में इसका प्राइमरी मेंटेनेंस किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ कंपनसेटिंग रिंग्स, यानी क्षतिपूर्ति की मानक मोटाई कितनी होती है, तो वह 6 mm का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर व्हाट इज द कोडल लाइफ ऑफ स्टील बॉडीज कोचेज इंक्लूडिंग डाइनिंग
और पेंट्री कार यानी डाइनिंग और पेंट्री कार सहित स्टील बॉडी वाले डिब्बों की कोडल लाइफ क्या है? तो इसके लिए अगर बात करें स्टील बॉडी कोचेज इंक्लूडिंग डाइनिंग और पेंट्री कार के लिए, तो इसका जो कोडल लाइफ है वो 25 ईयर्स का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो विच इज एन इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ द एक्सेल, यानी एक्सेल का एकीकृत भाग कौन सा होता है? वह जनरल होता है, जनरल, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैनिपुलेटर, यानी मैनिपुलेटर का उद्देश्य क्या है? तो फॉर डाउन हैंड बिल्डिंग, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाने, डाउन हैंड बिल्डिंग के लिए हम मैनिपुलेटर्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वेयर इज कैंट और सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड, यानी कैंट या सुपर एलिवेशन कहाँ पर प्रदान किया जाता है? तो वह कर्व पर प्रदान किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग रोलर बियरिंग इज यूज्ड इन बीटीपीएन, यानी बीटीपीएन के अंतर्गत कौन से रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है वह पूछेगा यहाँ पर। तो बीटीपीएन के अंतर्गत कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग यानी सीटीआरबी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग द ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक ऑफ बीएलसी वैगन, यानी बीएलसी वैगन के ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक को खोलने के लिए कितने फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है? तो जो हम अनलॉक करते हैं, लॉक करने के लिए हमें 600 kg की वेट की रिक्वायरमेंट होता है, जबकि अनलॉक करने के लिए हमें 1000 kg की रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर हम अनलॉक करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1000 kg, यानी 1000 kg अनलॉक करने के लिए रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, CDTS यानी कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम टॉयलेट बेस्ट ओनली व्हेन ट्रेन क्रॉसेज द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ वगैरह होते हैं तो हम 30 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से जब एक्सेस करता है तो वो डाउनफॉल होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 30 kmph इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, द रेट ऑफ एयर लीकेज इन सिंगल कार टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन, यानी एकल कार परीक्षण में वायु रिसाव की दर डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो वो 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से ज़्यादा SCTR के अंतर्गत लीकेज रेट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच टाइप ऑफ कपलर इज बीइंग यूज्ड इन वंदे भारत कोचेज, यानी किस प्रकार के कपलर का उपयोग वंदे भारत के कोचों में किया जा रहा है? तो वंदे भारत कोचेज की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जो कपलर का प्रयोग किया जाता है वह डेलेनर कपलर का प्रयोग किया जाता है, जो कि सेमी परमानेंट कपलर है, जो कि काफ़ी रिजिड होता है और जर्क को जब एक्सलेट करते हैं कोचेज और डी एक्सलेट किया जाता है तो उस दौरान जर्क को आसानी से कैपेबल सह लेता है वह। तो इसलिए डेलेनर कैपलर का प्रयोग किया जाता है और यह जो मेट्रो वगैरह जो होते हैं वहाँ पर भी डेलेनर कैपलर का ही प्रयोग किया जाता है मेनली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वेयर एंकर लिंक इज फिटेड इन अ बोगी, यानी बोगी में एंकर लिंक कहाँ पर लगाया जाता है? तो यह बुलस्टर और बोगी ट्रांजम के बीच लगे होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसकी अगर लेंथ की अगर बात करें हम तो इसकी लेंथ होता है 451 ± 1 mm और इसको लगाया जाता है ताकि जो रेशनल मूवमेंट होता है कोचेज की और बुलस्टर की उसको रोका जा सके। इसके लिए हमारा एंकर लिंक को प्रोवाइड करवाया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन डैश कंडीशन। तो ऑफ लोड कंडीशन में व्हील गेज को मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्लैकलेस ड्रॉ बार इज यूज्ड इन। स्लैकलेस ड्रॉ बार का प्रयोग किया जाता है बीएलसी के अंतर्गत, यानी जो हमारा एक यूनिट होता है इस प्रकार दोनों एंड पर हमारा ए कार होते हैं, बीच के एंड पर हमारा बी कार होता है। इन तीनों के बीच हमारा स्लैकलेस ड्रॉ बार एसडीबी का प्रयोग किया जाता है, जिसकी हाइट रेल लेवल से 845 केवल होता है, जबकि एक एंड पर हमारा सीबीसी होता है जिसकी हाइट हमारा 1105 mm होता है। तो बीएलसी कार के अंतर्गत जो हमारा बी कार होते हैं वहाँ पर हमारा स्लैकलेस ड्रॉ बार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए बीएलसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 प्रश्न यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा से प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न यहाँ पर है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो टोटल 22 भाषाओं को इंक्लूड किया गया है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो कौन सी भाषा हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो गुजराती को शामिल किया गया है, कश्मीरी को, डोगरी सारे को शामिल किया गया, लेकिन राजस्थानी लैंग्वेज को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसको दिया गया है। तो उस राज्य के जो लेजिस्लेटिव यानी जो राज्य विधानमंडल होता है उसको दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो 1955 में गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर थे, यानी बाला साहब गंगाधर खेर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी में तकनीकी मौलिक पुस्तक लिखने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो हिंदी में टेक्निकल बुक लिखने के लिए लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो अवार्ड दिए जाते हैं कहानी या उपन्यास को लेखन के लिए वह दिया जाता है प्रेमचंद अवार्ड दिया जाता है। इसके अलावा जो कवि या कविता वगैरह को मूल रूप से लिखने के लिए मैथिली शरण गुप्त अवार्ड भी प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चले अगर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं हिंदी लिखते और बोलने की प्रधानता के अनुसार मिजोरम को किस क्षेत्र के अंतर्गत डिवाइड किया गया है। चूँकि भारत को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज 3 स्टेट में हमारा डिवाइड किए गए हैं, ए रीजन्स, बी रीजन्स और सी रीजन्स में। यहाँ पर मिजोरम की बात की गए हैं तो मिजोरम के अंतर्गत यहाँ पर जो लैंग्वेज प्रयोग किया जाता है उसके अनुसार देखा जाए तो उसको ग क्षेत्र में प्रयोग लिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी रीजन के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ख क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। तो ख क्षेत्र के अंतर्गत यानी बी रीजन की अगर बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब 3 स्टेट को इंक्लूड किए गए हैं एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बी रीजन्स, जिसमें हमारा अगर बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र दिया गया है, पंजाब भी दिया गया है, लेकिन हरियाणा को ग्रुप ए के अंतर्गत रखा है, यानी जो रीजन ए है वहाँ पर रखे गए हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बीच रीजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर भारत के किस राज्य में राजभाषा नियम लागू नहीं होता है। जो राजभाषा नियम ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 आया था वो तमिलनाडु राज्य पर लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह राज्य की राजकीय भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सिंधी, उर्दू और संस्कृत तीनों को इंक्लूड किए गए हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के अंतर्गत, जबकि अंग्रेजी लैंग्वेज को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजी जो कि अरुणाचल प्रदेश जो है अरुणाचल प्रदेश का एज ऑफिशियल लैंग्वेज
उपयोग किया जाता है, जबकि अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज के अंतर्गत नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इंग्लिश इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसके अलावा भी आपके पास कोई ऐसा पेपर हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना पेपर भेज सकते हैं। साथ ही साथ अपना सुझाव देना ना भूले। धन्यवाद।